बच्चों, क्या हाल चाल है सभी लोगों का। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, सभी की तैयारी ठीक ठाक चल रही होगी। बेटा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके देखा, जो कूलाम्स लॉ और इलेक्ट्रिक चार्ज यानी वैद्युत आवेश और कूलाम के नियम पर आधारित कुछ क्वेश्चंस थे, उनको हम लोगों ने सॉल्व करके देखा। और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इक्विपोटेंशियल सरफेस अर्थात समविभव पृष्ठ और उसकी प्रॉपर्टीज और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस लगा करके देखे। आई होप कि आपको पूरा टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को ये टॉपिक अभी ना क्लियर हुआ हो, आप इसको अच्छी तरह रिवाइज करें और फिर आगे नए लेक्चर की ओर बढ़ें। तो आज इसी क्रम में आज हम लोग अपना नया लेसन लेकर के आए हैं, गॉस थ्योरम यानी गॉस की प्रमेय, जो कंपटीशन एग्जाम्स के लेवल से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके कई ऐसे फंडामेंटल्स होते हैं जिनको आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो ऑफलाइन क्लास में भी कुछ बच्चों ने इस चैप्टर को पढ़ा होगा। जिन लोगों ने भी नहीं पढ़ा है वो लोग भी इसको पढ़ें, और जो बच्चे पहले ऑलरेडी कहीं पर भी ये लेसन पढ़ चुके हैं या आपका ये चैप्टर रिवीजन में है, तो आप लोग उसको फिर से एक बार रिवाइज करें, जिससे आपके जो डाउट हो क्लियर हो सकें और आपको लेसन की बारीकता अच्छी तरह समझ में आए। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, गॉस की प्रमेय। इससे पहले जो नए बच्चे इस समय वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, इससे आपको लगातार इस प्रकार के नए वीडियोस जो कंपटीशन फिजिक्स के लिए बहुत आवश्यक हैं, आपको उनका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। इसलिए बेल आइकन को आप जरूर प्रेस करें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। ठीक है बेटा, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, गॉस की प्रमेय यानी गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में बच्चों सब लोग ये बात जानते हो कि गॉस की थ्योरम से हम लोग पता क्या करते हैं। पहले तो जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं हमको क्लियर होना चाहिए कि आखिर ये हम जो पढ़ रहे हैं इसका क्या यूज है, इसका यूटिलाइजेशन क्या है। गॉस थ्योरम की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र की गणना करते हैं। भिन्न भिन्न चालकों के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, ड्यू टू डिफरेंट कंडक्टर्स, हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन चार्ज गिवन टू दोस कंडक्टर्स। जब इन चालकों को आवेश दिया जाता है तो उनसे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, इनसे कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, इन सारी चीजों की स्टडी हम लोग करते हैं गॉस थ्योरम यानी गॉस की प्रमेय में। जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स आपके हैं, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो डिफेंस का एग्जाम हो, जेई का एग्जाम हो, या आपका एकेडमिक लेवल हो, फाउंडेशन लेवल हो, हर जगह इस लेसन का सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो गॉस थ्योरम को पढ़ने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है, पहले आपको समझना जरूरी है। कुछ मेन टर्म्स होते हैं, जैसे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एरिया वेक्टर मींस क्षेत्रफल सदिश। एरिया वेक्टर को बेटा क्या बोलते हो? क्षेत्रफल सदिश। ये कौन सा वेक्टर होता है? किसी भी तल पर या किसी भी सरफेस पर अगर हम लोग कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, कोई भी अभिलंब खींचें, तो उस परपेंडिकुलर या उस अभिलंब को ही हम लोग क्या बोलते हो? क्षेत्रफल सदिश मींस एरिया वेक्टर। जैसे फॉर द एग्जांपल हम लोग के पास में कोई भी एक किसी भी आर्बिट्रेरी आकार का, शेप और साइज का कोई भी एक एरिया सरफेस हो, क्षेत्रफल सतह हो, और इस पर हम लोग एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर ड्रॉ करें एन कैप। एन कैप को बोलते हो अभिलंब एकांक सदिश मींस नॉर्मल यूनिट वेक्टर। एन कैप इज नोन एज नॉर्मल यूनिट वेक्टर, अभिलंब एकांक सदिश। किसी भी सतह पर खींचे गए जो लंब की दिशा है, द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन एनी सरफेस या ड्रॉन ऑन एनी एरिया, उसी को हम लोग क्या बोलते हो? नॉर्मल यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमेशा क्या देता है बेटा? डायरेक्शन देता है, सभी लोग जानते हो। और जो डायरेक्शन होती है नॉर्मल वेक्टर की, वही डायरेक्शन होती है एरिया वेक्टर की। ए वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? एरिया वेक्टर अर्थात क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, किसी को भी कोई मीडियम में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दोनों में मैं पूरे टॉपिक को कवर करता हूं, फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिख सकता है। ठीक है बेटा, तो एरिया वेक्टर जो होता है ए वेक्टर। अब आप क्या दोस्तों एरिया वेक्टर हमने क्यों पढ़ा? एरिया वेक्टर बेटा इसलिए पढ़ा कि जब आप गॉस थ्योरम के अंतर्गत वैद्युत फ्लक्स को निकालना सीखोगे, जब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को काउंट करना सीखोगे, तो आपको एरिया वेक्टर की बहुत जरूरत पड़ेगी उस समय। तो आपको क्षेत्रफल सदिश जरूर आना चाहिए, जिसको ए वेक्टर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आई होप सभी को एरिया वेक्टर समझ में आ गया होगा। एरिया वेक्टर इज दैट वेक्टर विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द गिवन एरिया। दिए गए तल पर जो हमेशा लंब हो उसी को क्षेत्रफल सदिश कहते हो। और एरिया वेक्टर इज
इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल यूनिट वेक्टर जिसको n कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो सभी को बात समझ में आ गई। तो किसी भी प्रकार की आकृति और आकार हो, जैसे हमने कहा कि कोई एक स्फीयर है, ठीक है बेटा, कोई भी एक स्फीयर है और इस स्फीयर के किसी भी पर्टिकुलर एरिया पर ये जो स्मॉलर एरिया एलिमेंट है, स्मॉलर एरिया एलिमेंट माने अल्पांश अवयव, तो ये जो अल्पांश अवयव है इस पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये परपेंडिकुलर भी n कैप होगा। सो दिस इज आल्सो द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो कहीं पर भी हो सकता है, जानते हो ये सिमेट्रिक बॉडी है। स्फीयर जो होता है, जो गोला होता है, वो सिमेट्रिक बॉडी होती है, सममित वस्तु होती है। तो आप इसके किसी भी स्मॉलर एरिया एलिमेंट पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो हमेशा इस प्रकार होगा जैसा कि मैंने डायग्राम में आपको शो किया। अगर आप बात करो किसी सिलेंड्रिकल सरफेस की, जैसे कोई बेलनाकार पृष्ठ हो, सिलेंडर जिसकी लंबाई l हो, ठीक है, इसकी रेडियस r हो, ये एक्सिस है, ये रेडियस होती है सिलेंडर की स्मॉल r, तो यहां पर भी आप एरिया वेक्टर को देख सकते हो। इसका जो कर्वेचर होगा, कर्व सरफेस, यहां पर जो परपेंडिकुलर होगा वो इधर होगा। ये जो कर्व सरफेस है, वक्र पृष्ठ, इसमें अगर छोटा सा एरिया लोगे, ये एरिया स्मॉलर एरिया एलिमेंट, तो यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो इसको भी एरिया वेक्टर डीए वेक्टर लिख सकते हो। डीए का मतलब क्या हुआ बेटा, स्मॉलर एरिया एलिमेंट पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, अल्पांश क्षेत्रफल पे जो भी क्षेत्रफल सदिश खींचोगे उसको डीए वेक्टर बोलोगे, और टोटल एरिया पे जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे उसको आप ए वेक्टर बोलते हो। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है, कंफ्यूज मत होना। जैसे यहां पर मैंने लिख दिया डीए, तो चूंकि ये एरिया कैसा है, स्मॉलर एरिया, अल्पांश क्षेत्रफल है, इसलिए यहां पर डीए वेक्टर लिखोगे, है ना। इसी प्रकार यहां पर भी स्मॉलर एरिया एलिमेंट है तो यहां क्या लिखोगे, डीए वेक्टर। और अगर आप इस क्रॉस सेक्शन की बात करो तो यहां पर परपेंडिकुलर ये आएगा, सो दिस इज द डीए वेक्टर। अगर आप इस क्रॉस सेक्शन की बात करो तो ये परपेंडिकुलर आएगा, दिस इज आल्सो द डीए वेक्टर। तो बेटा एक बात हमेशा याद रखना, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अर्थात क्षेत्रफल सदिश की दिशा कुछ भी हो सकती है। द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर कोई डिसाइड नहीं है कि एरिया वेक्टर हमेशा इस ओर ही होगा या ऊपर की ओर खींचा जाएगा। क्षेत्रफल सदिश की दिशा कोई भी दिशा हो सकती है। द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑफ एनी डायरेक्शन। बस इतना याद रखना कि वो एरिया पे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, अर्थात क्षेत्रफल पे सदैव क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो आई होप सभी को एरिया वेक्टर समझ में आ गया होगा। क्षेत्रफल सदिश क्या है, एक ऐसा सदिश, एक ऐसा वेक्टर जो क्षेत्रफल की दिशा को व्यक्त करता है, और ये जो सदिश होता है ये n कैप अर्थात अभिलंब सदिश की दिशा में होता है। दिस इज द सेम डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल यूनिट वेक्टर n कैप, और डीए वेक्टर की या ए वेक्टर की डायरेक्शन वही होती है जो n कैप की डायरेक्शन अर्थात n कैप की दिशा है। तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, एरिया वेक्टर अर्थात क्षेत्रफल सदिश। सभी लोग नोट कर लें बेटा, सभी को समझ में आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आपको टॉपिक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सभी लोग अपनी बातों को जरूर बताया करें कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ये टॉपिक आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मीडियम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो नोट कर लिया सब लोगों ने, आगे की ओर बढ़ा जाए। जिसको नोट करने में प्रॉब्लम हो वीडियो को पॉज करके तब वो टॉपिक को नोट कर लिया करें और फिर आगे की ओर बढ़िए। ठीक है बेटा। कई बार बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं सर ऑनलाइन ऑफलाइन में ये अंतर है, ऐसा वैसा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अपने अपने पढ़ने की स्ट्रेटजी होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ऑफलाइन में ज़्यादा समझ में आता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको ऑनलाइन में भी समझ में आ जाता है, ऑनलाइन में भी समझ में आ जाता है ना। आप वहाँ पर डायरेक्ट टीचर को, है ना, डायरेक्ट आप टीचर को सामने देखते हो, ऑफलाइन में सारी चीज़ों को समझते हो। ऑनलाइन में जो दूर दराज के बच्चे हैं उनको सुविधा होती है, वो अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वो यूट्यूब की हेल्प से या फिर ऐप की हेल्प से तैयारी को आसानी से कर सकते हैं। और तो ये एक अलग प्लेटफॉर्म है, ऑफलाइन एक अलग प्लेटफॉर्म है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आपकी इसमें क्या राय है। फिलहाल मैं तो जैसा ऑफलाइन में पढ़ाने का प्रयास करता हूँ या पढ़ाता हूँ वैसा ही ऑनलाइन में भी, या जब भी आपके सामने कोई लेक्चर अपलोड करता हूँ YT पे, यूट्यूब पर, तो पूरा वैसे ही टॉपिक को क्लियर करने का प्रयास करता हूँ जैसे ऑफलाइन कक्षाओं में। ठीक है। तो फिलहाल ऐसी कुछ बात नहीं है, मेरा तो 100% वैसे ही रहता है देने का, जैसा मैं ऑफलाइन में वैसे ही ऑनलाइन में। ठीक है बेटा। अब हम लोग पढ़ते हैं एंगल जिसका नाम है सॉलिड एंगल, अर्थात जिसको कहते हो घन कोण। ठीक है। तो जो बच्चे कोचिंग क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं वो लगातार इन चीजों को रिवाइज करते रहें, और टेलीग्राम चैनल को सब लोग जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल सभी बच्चों को पता होगा, कंपटीशन फिजिक्स बाय आशीष सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है।
ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, आप लोग उसको सर्च करें। जिन बच्चों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है, इसमें आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर डे दिए जाते हैं, तो अगर आप उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको भी क्वेश्चंस मिलेंगे और उनका सोल्यूशन जल्द ही यूट्यूब पर मैं सॉल्व करके दूंगा। टेलीग्राम क्वेश्चन क्विज के नाम से इनका जो सोल्यूशन है वो YT पे मैं अपलोड कर दूंगा। तो कई पार्ट में वीडियो को बना करके टेलीग्राम के क्वेश्चंस का सोल्यूशन मैं अपलोड कर दूंगा, या तो PDF बना के टेलीग्राम चैनल पर, और या तो YT में यूट्यूब पर पूरा वीडियो बना करके एक क्वेश्चन को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, लेकिन तब तक आप लोग इस चैनल को जरूर फॉलो करें, ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को और अच्छे करें, क्वेश्चंस को जरूर लगाते जाएं जो भी टेलीग्राम में आपको दिया जाता है। ठीक है बेटा, तो टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है? कंपटीशन फिजिक्स बाय आशीष सर, जो यूट्यूब चैनल का नाम है। अन्य बच्चों को भी बताएं। सॉलिड एंगल जिसको हम लोग बोलते हैं घन कोण। कौन सा कोण? घन कोण। आखिर ये सॉलिड एंगल होता क्या है? जैसे कोई भी एक हमारे पास क्लोज्ड सरफेस हो। क्लोज्ड सरफेस का मतलब होता है बंद सतह। ठीक है, जैसे बलून, गुब्बारा, जैसे फुटबॉल, जैसे बॉल, जैसे बाउल, कटोरा, ये सारे कैसे सरफेस होते हैं? क्लोज। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करो रिंग, अंगूठी, वलय, इसको क्या कहते हो? ओपन सरफेस, यानी खुला पृष्ठ। तो दो प्रकार के सरफेस होते हैं, ओपन और क्लोज्ड। जो क्लोज्ड सरफेस होते हैं उनका कोई भी एरिया एलिमेंट, कोई भी अल्पांश क्षेत्रफल अवयव उस बॉडी के सेंटर पे जो भी एंगल बनाता है उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल अर्थात घन कोण। किसी बंद पृष्ठ के अल्पांश क्षेत्रफल के द्वारा, किसी बंद पृष्ठ के अल्पांश क्षेत्रफल के द्वारा बंद पृष्ठ के केंद्र पर बनने वाला कोण, द एंगल मेड बाई स्मॉलर एरिया एलिमेंट ऑफ एनी क्लोज्ड सरफेस एट सेंटर ऑफ सरफेस इज नोन एज सॉलिड एंगल। मेरी बात सभी को समझ में आ गई? जैसे यहां पर ये मैंने कोई भी एक क्लोज्ड सरफेस जैसे स्फीयर लिया है और इसका स्मॉलर एरिया एलिमेंट ये है DA, और इस एलिमेंट के द्वारा यहां सेंटर पे जो भी एंगल बनेगा इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? घन कोण d ओमेगा, और ये डिस्टेंस है यार। जो DA है इसको आप लोग बोलते हो अल्पांश क्षेत्रफल, स्मॉलर एरिया एलिमेंट, और R को बोलते हो केंद्र C से क्षेत्रफल की दूरी, डिस्टेंस ऑफ एरिया फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, और d ओमेगा को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल अर्थात घन कोण। ठीक है बेटा, सभी को बात समझ में आ गई? तो पूरा कंप्लीट फार्मूला अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो क्या बनेगा? d ओमेगा इज इक्वल टू DA अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला फॉर सॉलिड एंगल। तो घन कोण का सूत्र बच्चों क्या होता है? d ओमेगा बराबर DA बटे R स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस अगर वीडियो में आपको नॉइस में सुनाई दे रहा हो तो उसको आप लोग मैनेज करें। ठीक है, कभी कभार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम लोगों के वश में नहीं होती हैं, है ना, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन उसके चक्कर में अपनी पढ़ाई का नुकसान तो हम नहीं कर सकते। इसलिए थोड़ा बहुत अगर आपको कुछ भी नॉइस आ रही हो तो उसको आप लोग इग्नोर करें। तो d ओमेगा को हम लोग क्या बोलते हो? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का मतलब होता है घन कोण, और इसका फार्मूला क्या बना बच्चों? d ओमेगा बराबर DA बटे R स्क्वायर। यहाँ DA क्या है? अल्पांश क्षेत्रफल, और R क्या है? गोले की त्रिज्या। उसके बाद आपको हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर DA की वैल्यू R स्क्वायर के बराबर हो तो ऐसी कंडीशन में d ओमेगा होता है 1 स्टेरेडियन। स्टेरेडियन इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। स्टेरेडियन घन कोण का मात्रक है। d ओमेगा बराबर 1 स्टेरेडियन कब होगा? जब DA की वैल्यू R स्क्वायर के मान के बराबर हो। R क्या है? रेडियस ऑफ द स्फीयर, गोले की त्रिज्या। DA क्या है? अल्पांश क्षेत्रफल, स्मॉलर एरिया एलिमेंट। तो घन कोण का सूत्र क्या बना? d ओमेगा बराबर DA बटे R स्क्वायर। सभी को बात समझ में आ गई क्या? अगर हम लोग किसी स्फीयर के संपूर्ण एरिया यानी टोटल एरिया की बात करें तो स्फीयर का जो टोटल एरिया होता है अर्थात जो संपूर्ण क्षेत्रफल होता है स्फीयर का, उसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल A इज इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर। क्या होता है बेटा? टोटल एरिया का फार्मूला होता है A इज इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? तो जो कंप्लीट एरिया होगा, टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर, वो कैपिटल A इज इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर।
इसलिए अगर हम लोग यहां पर निकालें सॉलिड एंगल ओमेगा, सो ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। अभी आप लोग क्या लिख रहे थे, जब स्मॉलर एरिया एलिमेंट था तो हम लोग उसको क्या लिखते थे, डी ओमेगा, लेकिन जब स्मॉल एरिया एलिमेंट ना होकर के पूरे स्फीयर की बात करोगे तो आप एरिया को क्या लिखोगे, 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 पाई स्टेरेडियन। तो आप इसको भी तैयार कर लें कि अगर कंप्लीट एरिया हम स्फीयर का लें, गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल, तो गोले के संपूर्ण क्षेत्रफल के द्वारा जो सॉलिड एंगल बनता है वो क्या होता है, 4 पाई स्टेरेडियन, ठीक है बेटा। तो सभी को पूरी बात तैयार हो गई। क्या होता है घनकोण, किसी भी गोले के अल्पांश क्षेत्रफल के द्वारा या किसी भी बंद पृष्ठ के अल्पांश क्षेत्रफल के द्वारा उसके सरफेस सेंटर पे जो भी एंगल बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल अर्थात घनकोण। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हो, डी ओमेगा से। और अगर पूरे स्फीयर या संपूर्ण क्षेत्रफल के द्वारा आप एंगल को निकालोगे तो उसको आप लोग क्या लिखोगे, ओमेगा। तो फॉर्मूला बनता है ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई स्टेरेडियन, और इसकी यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन। और ये एंगल बनता किसके द्वारा है, क्लोज सरफेस के द्वारा। तो क्लियर हो गया सभी लोगों को। तो नोट कर लो घनकोण का फार्मूला, सॉलिड एंगल डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। यहां डी ए इज इक्वल टू लिख लो, स्मॉलर एरिया एलिमेंट मींस अल्पांश क्षेत्रफल। रफ कर दिया जाए, नोट कर लिया सभी लोगों ने, जिसका ना नोट हुआ हो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। तो गॉस थ्योरम में ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो एरिया वेक्टर जिसको कहते हो क्षेत्रफल सदिश, और दूसरे को बोला जाता है सॉलिड एंगल जिसको कहते हो घनकोण। सभी को समझ में आ गया, एरिया वेक्टर मींस क्षेत्रफल सदिश और दूसरा घनकोण जिसको कहते हो सॉलिड एंगल। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग स्टडी करेंगे वैद्युत फ्लक्स मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लक्स। फ्लक्स का मीन्स होता है टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस, बल रेखाओं की कुल संख्या क्या कहलाती है, फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, अब जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी एक आर्बिट्रेरी से किसी भी आकार और आकृति का कोई एक सरफेस रखा इलेक्ट्रिक फील्ड में, और ये है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस मींस वैद्युत बल रेखाएं। सभी को पूरी बात समझ में आई। कोई भी हमारे पास एक आर्बिट्रेरी से किसी भी आकृति और आकार का कोई भी एक चालक है या कोई भी एक सरफेस है, उसको वैद्युत क्षेत्र में हम लोगों ने रखा, तो जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस यानी वैद्युत बल रेखाएं इस सरफेस से होकर गुजरती हैं, जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं इस सतह से होकर गुजरती हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मेरी बात आपको समझ में आई। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, वैद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या पासिंग थ्रू एनी सरफेस, पासिंग थ्रू एनी सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र में किसी भी सतह से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या, यही क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई फाई ई। तो सभी को पूरी बात समझ में आ गई। फ्लक्स क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, वैद्युत बल रेखाओं की वो संख्या जो किसी आर्बिट्रेरी सरफेस से होकर गुजरे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, हर टॉपिक को बहुत ध्यान से समझो। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई ई, ठीक है, उसका सामान्य सूत्र होता है ई डॉट डी ए। यहां पर ये क्या लिखा है बेटा, स्केलर प्रोडक्ट। ई को क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात वैद्युत क्षेत्र, और डीए को बोलते हो एरिया वेक्टर मींस क्षेत्रफल सदिश। तो वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का जो अदिश गुणन हो, डॉट का मतलब क्या हुआ, स्केलर प्रोडक्ट, तो ई डॉट डीए यानी ई और डीए का
जो स्केलर गुणन होता है, स्केलर गुणन का मतलब डॉट प्रोडक्ट, वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का जो डॉट प्रोडक्ट होता है यही इसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होता है। ठीक है, सभी को बात समझ में आ गई। तो वैद्युत फ्लक्स जो होता है फाई ई, वो क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई डॉट डी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट है, अर्थात जो डॉट प्रोडक्ट है, वो किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होता है। ठीक है, अब सभी लोग जानते हो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो आप इस फार्मूले को ई डी ए कॉस थीटा भी लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला होता है फाई इज इक्वल टू, इसको आप लोग ई डी ए कॉस थीटा भी लिख सकते हो। और यहां थीटा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच बनने वाला एंगल। तो थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डी ए वेक्टर, वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच जो भी कोण बनेगा, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा। और थीटा की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस, किसी भी संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए अगर आपको टोटल फ्लक्स लिखना है तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट बी। कौन सा इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन। अगर हमारे पास कोई भी एक ऐसा एरिया है, कोई भी एक ऐसा क्षेत्रफल है जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, इनक्लोज्ड है, परिबद्ध है, सराउंडेड है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फार्मूले को इंटीग्रेशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, कौन सा इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन, बंद समाकलन ई डॉट डी ए। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और डी ए को आप लोग क्या बोलते हो, एरिया वेक्टर। ठीक है, इसको सरफेस इंटीग्रेशन अर्थात पृष्ठीय समाकलन भी कहा जाता है, या तो क्लोज इंटीग्रेशन, इसका नाम या तो होता है बंद समाकलन, क्लोज इंटीग्रल, और या तो इसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल। कौन सा इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल। तो दो प्रकार के इंटीग्रेशन है, या तो क्लोज इंटीग्रेशन आप इसको बोलो, या तो सरफेस इंटीग्रल बोलो, है ना। जैसे बलून होता है, गुब्बारा, उसका जो सरफेस होता है उसको क्लोज इंटीग्रेशन से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। जब कभी भी आपको समाकलन करना हो, है ना, फ्लक्स निकालने में, तो आप लोग फार्मूला क्या लिखोगे, ई डॉट डी ए या क्लोज ई डॉट डी ए। और इसी को आप लोग अगर और भी डिस्क्राइब करना चाहो तो लिख सकते हो इंटीग्रेशन, एरिया इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, एरिया इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। तो जैसे क्लोज इंटीग्रेशन है, ये तो किसी बंद सरफेस के लिए होगा, जैसे कि आपको स्फीयर की बात करो, ठीक है, इस बातों को आप ध्यान से समझ लो। अगर स्फीयर है तो आप क्लोज इंटीग्रेशन का यूज करोगे, और जैसे कोई लैमिना है, समपटल, तो आप लोग एरिया इंटीग्रेशन भी फार्मूले में लगा सकते हो। तो एरिया इंटीग्रेशन कब लगाया जाता है, कोई ओपन सरफेस अगर हो तो भी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लेकिन अगर क्लोज सरफेस है तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन। ठीक है, तो सभी को पूरी बात समझ में आ गई। फ्लक्स का फार्मूला सभी को क्लियर हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हो, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू एनी सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या, यही क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स। इसको फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और यह एक स्केलर क्वांटिटी है। रख कर दे बेटा, चलिए सभी लोग उसको नोट कर लें अपनी कॉपी में। कंपटीशन एग्जाम में इसके कई बार न्यूमेरिकल्स बनते हैं, क्वेश्चंस मैं भी आपको बताऊंगा क्वेश्चन कैसे लगाया जाता है, और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग इनको मन लगा करके तैयार करें। बेटा जो फ्लक्स होता है जिसको वैद्युत फ्लक्स कह रहे हो, मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसका रिप्रेजेंटेशन है फाई, ये एक अदिश राशि है। दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। कैसी राशि है बेटा, ये स्केलर क्वांटिटी है। दिस इज द स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, फ्लक्स में कभी भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि फ्लक्स क्या है, स्केलर है, फ्लक्स में कभी कोई डायरेक्शन नहीं होती। उसके बाद अगर आप इसकी यूनिट की बात करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और फ्लक्स की दूसरी एक और यूनिट बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर इनटू मीटर स्क्वायर,
तो फ्लक्स का एक और मात्रक बन गया बेटा वोल्ट मीटर। तो आप ये दोनों यूनिट तैयार कर लें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की पहली यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की दूसरी यूनिट बेटा क्या होती है वोल्ट मीटर। सभी को समझ में आ गया वोल्ट मीटर। अगर आप विमी सूत्र की बात करो डायमेंशनल फार्मूला तो phi इज इक्वल टू ई डॉट डी। ई इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू और एरिया को ए लिख दिया। फोर्स की डायमेंशन होती है mlt माइनस 2। चार्ज की डायमेंशन होती है बेटा 80 और एरिया की डायमेंशन होती है एल स्क्वायर। तो आपका कंप्लीट फार्मूला क्या बना ml3 t माइनस 3 a माइनस 1। इसको सभी लोग तैयार कर लें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की विमा जो होती है डायमेंशन फार्मूला वो क्या होता है ml3 t माइनस 3 a माइनस 1। क्लियर हो गया सभी लोगों को। तो फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है स्केलर। फ्लक्स का विमी सूत्र क्या होता है ml3 t माइनस 3 a माइनस 1 और जो फ्लक्स की यूनिट होती है वो वोल्ट मीटर और दूसरी यूनिट क्या होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आई होप सभी को पूरा टॉपिक समझ में आ रहा होगा। वैद्युत फ्लक्स की तीनों कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी कि फ्लक्स है क्या स्केलर, यूनिट तैयार कर लेना, डायमेंशन को तैयार कर लेना। रब कर दे बेटा। चलिए अब जो भी फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अभी आप लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है थीटा पर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है थीटा पर और थीटा किसके किसके बीच का एंगल है वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और क्षेत्रफल सदिश डीए के बीच का एंगल क्या होता है थीटा। तो वैद्युत फ्लक्स इस बात पर डिपेंड करता है कि थीटा का मान क्या है। किस बात पर डिपेंड करेगा कि थीटा का मान क्या है। अब आप लोग इस बात को समझें। अगर कोई सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के समानांतर है इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि कोई सतह वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, ठीक। अब आप समझो इस बात को। अगर कोई सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है इसका मीन क्या हुआ, हमको थीटा पहचानना आना चाहिए। क्या पहचानना आना चाहिए थीटा। सरफेस कैसा है इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। सरफेस कैसा है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। जैसे मैंने आपसे बात करी यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वैद्युत क्षेत्र हो गया ई वेक्टर और कोई सतह इसके पैरेलल है। पैरेलल माने क्षेत्र की दिशा में, पैरेलल माने क्षेत्र की दिशा में। जैसे आप इसको आई जे कैसे समझें, ये डायरेक्शन है आई कैप, ये डायरेक्शन जे कैप और ये डायरेक्शन के कैप और ये ओरिजिन हो गया। अगर आई कैप की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो, अगर आई कैप की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो और जो सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो, जो सरफेस हो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो। थोड़ा सा आप इस बात को ऐसे समझें, जैसे मैंने इस बुक को रख लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस ओर है आई कैप और ये सरफेस मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रखा। मेरी बात को आप समझने का प्रयास करें। वैद्युत क्षेत्र की दिशा आगे की ओर है और सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने ऐसे रखा। अगर आप यहां एरिया वेक्टर ड्रॉ करोगे तो एरिया वेक्टर तो ये आएगा ना, तो ये हो गया डीए वेक्टर और ये है ई वेक्टर। समझो जरा, ये हो गया बेटा ई वेक्टर और ये हो गया डीए वेक्टर। जबकि हमने सरफेस को कैसे रखा है वैद्युत क्षेत्र में समानांतर पैरेलल रखा है। अरे समझो ना, हमने इस कॉपी को इलेक्ट्रिक फील्ड में पैरेलल रखा है तो एरिया वेक्टर अपवर्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि थीटा इज इक्वल टू 90। थीटा इज इक्वल टू 90। अगर मैं यहां पर सरफेस आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो आप ऐसे समझो, ये कोई सतह है तो यहां पर ये हो गया डीए वेक्टर और ये आगे की ओर है ई वेक्टर। तो बताओ थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ 90। थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ 90। तो अगर कोई सतह इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, उसी को मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो ये एरिया वेक्टर हो गया डीए वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां दिया ही है ई वेक्टर और थीटा कितना हो गया 90। और बच्चों सभी लोग जानते हो कि अगर थीटा की वैल्यू होगी 90 तो फ्लक्स का फार्मूला phi इज इक्वल टू ई डी ए cos 90। और सभी लोग जानते हो cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 और जब cos 90 की वैल्यू 0 तो इस सतह से कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। इसको कहा जाता है जीरो फ्लक्स। इसको क्या कहा जाता है जीरो फ्लक्स। तो किस दशा में फ्लक्स जीरो होगा जब कोई सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा। अगर कोई सरफेस वैद्युत क्षेत्र के समानांतर है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 90। शब्दों पे मत जाना कि समानांतर का मतलब 0 डिग्री, गलत बात है।
पैरेलल का मींस होता है आपको एंगल किसके किसके बीच चेक करना है, तो हम लोग को एंगल चेक करना था ई वेक्टर और डीए वेक्टर के बीच। बहुत कायदे से टॉपिक को समझ लो। जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है उसके लिए कोई भी क्वेश्चन आप थ्योरी वाले सेक्शन से निकाल दो, कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम आप बना दो, वो बच्चा उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ले जाता है। ठीक है, तो आप इसी प्रकार समझें, बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। इसको 2 या 3 पार्ट में मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो ऐसी कंडीशन में फाई क्या हो गया, 0। दूसरी कंडीशन, अगर कोई सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के सरफेस इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई सतह वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है। ठीक बेटा, अगर कोई सतह वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है। अब आप ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और कोई सरफेस इसके परपेंडिकुलर का मतलब सरफेस को ऐसे रखा गया है इस प्रकार। ठीक है, अगर आप इस एरिया की बात करो तो ये एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर मैंने रखा है। फिर से मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊं, आप ऐसे समझो कि अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैंने सरफेस को ऐसे रखा है। ठीक, अगर इस सरफेस को ऐसे रखें, कैमरे में आपको दिख रहा होगा आई होप, अगर हम लोग इस सरफेस को इस प्रकार रख दें तो ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द फील्ड। फील्ड की डायरेक्शन इधर है, देखो इस वाले डायग्राम में फील्ड की डायरेक्शन इधर और मैंने सरफेस को ऐसे रख दिया। ठीक, तो 2D फिगर में आप इसको ऐसे दिखाओगे तो यहां पर ये ई वेक्टर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और यही हो गया एरिया वेक्टर डीए। तो ऐसी कंडीशन में ई और डीए दोनों पैरेलल हो गए बेटा। जब आपने सरफेस को रखा इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर तो ई और डीए समानांतर हो गए, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 0। और जब थीटा की वैल्यू 0 आ गई तो फ्लक्स क्या बन गया, फाई इज इक्वल टू ई डीए कॉस 0। फाई इज इक्वल टू ई डीए कॉस 0 और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, बोलो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो फ्लक्स आ गया पॉजिटिव या फिर आप इसी को बोलो मैक्सिमम फ्लक्स। कैसा फ्लक्स, तो फाई इज इक्वल टू ई डीए। तो किस दशा में फ्लक्स पॉजिटिव होगा, बोलो जब फाई इज इक्वल टू ई डीए होगा। और ई डीए कब होगा, जब ई और डीए के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। और ई और डीए के बीच का एंगल 0 डिग्री कब होगा, जब सतह को वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखा जाएगा। तो अगर कोई सतह, कोई सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर हो तो ऐसी कंडीशन में जो फ्लक्स होता है, ऐसी कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। और ये मैक्सिमम फ्लक्स है। और इसी की थर्ड कंडीशन पे आप बेटा ध्यान दें, अगर ई और डीए एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, अगर ई और डीए एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो तो थीटा इज इक्वल टू होगा 180 अंश, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। और जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री तो फाई इज इक्वल टू ई डीए कॉस 180 और कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो बताओ फ्लक्स का सूत्र क्या आ गया, फाई इज इक्वल टू माइनस ई डीए। और ये फ्लक्स किस प्रकार का हुआ, इसको आप लोग बोलते हो निगेटिव फ्लक्स। कैसा फ्लक्स, निगेटिव। तो बच्चों हमको क्या समझ में आया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव भी होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव भी होता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, 0। कुछ बच्चे थीटा इज इक्वल टू 180 को समझ नहीं पा रहे होंगे, मैं आपको थोड़ा सा इसको डायग्राम से बता देता हूं। जैसे हमारे पास एक सिलेंड्रिकल सरफेस हो और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रख दो। अब आप देखो, जो एरिया वेक्टर आप इस वाले सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में खींचोगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, और जो एरिया आप इधर ड्रॉ करोगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल है। तो एंटी पैरेलल में थीटा कितना, 180 और पैरेलल में थीटा कितना, 0। तो इसके लिए फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव। और इस वाले सतह के लिए फ्लक्स क्या होगा, निगेटिव। और अगर यहां की बात करो तो यहां पर जो डीए वेक्टर है वो 90 पर, तो फ्लक्स क्या होगा, 0। तीनों केस आपको समझ में आ गए। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा होता है, वैद्युत फ्लक्स पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और 0 भी होता है। सभी को बात समझ में आ गई। इस किसी सिलेंड्रिकल सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखा जाए तो यहां से जाने वाला फ्लक्स पॉजिटिव, यहां से जाने वाला फ्लक्स नेगेटिव, लेकिन इस क्रॉस सेक्शन से जाने वाला जो कर्वेचर है, जो वक्र पृष्ठ है, इससे जाने वाला फ्लक्स क्या होगा, 0। तो क्या आपको रिजल्ट मिला कि वैद्युत फ्लक्स धनात्मक भी होता है, वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक भी होता है और वैद्युत फ्लक्स शून्य भी होता है। लिख लो अपनी कॉपी में कहीं पर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड आल्सो विल बी इक्वल टू 0। नोट कर लो बेटा जल्दी से। सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आपको टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कमेंट में अपनी बात आप लोग जरूर लिखा करें वीडियो को देखने के बाद कि आपको वीडियो समझ में आया कि नहीं आया, टॉपिक आपको क्लियर हुआ या क्लियर नहीं हुआ। जैसा हो अपनी बात आप जरूर लिखा करें। ठीक है बेटा, तो आज हम लोगों ने गॉस थ्योरम स्टार्ट किया। तो जो नए बच्चे इस समय वीडियो को देख रहे हैं
वो लगातार अच्छी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर भी करें, जिससे अन्य बच्चे भी इसका लाभ उठा पाएं और बाकी बच्चे इसको रिवाइज करें। चाहे आपका टॉपिक पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आप इस प्रकार से इसकी तैयारी दोबारा फिर से करें कि आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छी तरह तैयार होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो आप लोग ये पूरा टॉपिक तैयार करें। और हाँ, जरूरी सूचना जो मैंने आपको दी इन्फॉर्मेशन कि टेलीग्राम चैनल कंपटीशन फिजिक्स बाय आशीष सर के नाम से है, इसको सभी लोग ज्वाइन करें। इसमें जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं प्रैक्टिस के, आप लोग उन क्वेश्चंस को जरूर करें और इनका वीडियो सोल्यूशन YT पर, यूट्यूब पर मैं जल्दी अपलोड करूंगा, तो आप लोगों को उससे हेल्प हो जाएगी। तो जो प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही है वो आप लोग उससे करते भी रहे। ठीक है बेटा, तो आज के टॉपिक को यहीं से हम लोग एंड करते हैं। आई होप पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हुई हो समझने में, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें और अपनी तैयारी को इसी प्रकार अच्छी तरह करते रहें। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट संडे नए टॉपिक को लेकर के, गॉस थ्योरम का नया टॉपिक, इस बात का जो गॉस थ्योरम है इसका नया पार्ट लेकर के पार्ट 2 हम लोग फिर से उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग अपनी तैयारी को अच्छी तरह करें। जय हिंद, जय भारत।